शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे कि अब अपने स्क्रीन पे इस इमेज को देख सकते हैं, ये हमारे ह्यूमन बॉडी का गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, जिसको हम जीआईटी भी बोलते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट माउथ से चालू होता है एंड एनस पर आकर खत्म होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर होते हैं माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में होता है रेक्टम। अगर हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर किसी भी टाइप का इशू या किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसी प्रॉब्लम की वजह से 4 मेन टाइप के गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सबसे पहला होता है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, दूसरा है पेप्टिक अल्सर डिजीज, तीसरा है अल्कोहलिक लिवर डिजीज एंड लास्ट है इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीजेस, जिसके अंदर क्रॉन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस आते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें इन सभी डिसऑर्डर्स के डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर हम गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, ये टर्म 4 अलग अलग वर्ड से बना हुआ है। सबसे पहला है गैस्ट्रो, जिसका सिंपल मतलब होता है स्टमक। दूसरा वर्ड है ईसोफेगल या फिर ईसोफिजल, जिसका सिंपल मतलब होता है ईसोफेगस। तीसरा वर्ड है रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का सिंपल मतलब होता है फ्लोइंग बैकवर्ड। अगर कोई भी चीज पीछे की तरफ फ्लो होना चालू हो जाता है, तो उसको हम रिफ्लक्स बोलते हैं। चौथा वर्ड है डिजीज, जिसका सिंपल मतलब होता है डिसऑर्डर या फिर कोई भी बीमारी। अगर हम शॉर्ट में समझे तो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज एक ऐसा डिजीज होता है जिस दौरान जो भी खाना हमारे स्टमक में मौजूद है, वो खाना वापस से हमारे इसोफेगस की तरफ फ्लो होना चालू हो जाता है। नॉर्मल प्रोसेस में जो भी खाना हम खाते हैं, वो खाना हमारे माउथ से इसोफेगस की तरफ जाता है और इसोफेगस से स्टमक के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन अगर हमारे इसोफेगस के इस वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर, अगर इस लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर के अंदर किसी टाइप का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम की वजह से जो भी खाना या जो भी एसिड या जो भी कंटेंट हमारे स्टमक के अंदर गया है, वो खाना वापस से हमारे इसोफेगस की तरफ आना चालू हो जाता है, फ्लो होना चालू हो जाता है। और इसी पूरे के पूरे डिजीज को हम बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। इस डिजीज का हम एक प्रॉपर डेफिनेशन समझ लेते हैं। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज इज अ क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर in which stomach acid or stomach contents flow back into the esophagus, causing irritation and inflammation of the esophageal lining। जैसे कि अब भी हमने देखा था कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज एक क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है, जिस दौरान जो भी खाना या जो भी एसिड या जो भी कंटेंट हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है, ये सारे के सारे चीज वापिस से ईसोफेगस की तरफ फ्लो होना चालू हो जाते हैं। और जब ये ईसोफेगस की तरफ फ्लो होना चालू होंगे, तो हमारे ईसोफेगस के अंदर इरिटेशन या फिर इन्फ्लामेशन होना चालू हो जाता है। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को जीईआरडी भी बोला जाता है। सो ये तो था डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज या फिर जीईआरडी। वो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम एटियोपैथोजेनेसिस ऑफ गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंसान को गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज किस वजह से होता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। द मेन कॉजेस ऑफ गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज इंक्लूड रिलैक्सेशन और वीकनेस ऑफ द लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर, ओबेसिटी, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक and consumption of spicy or fatty foods. In some cases, certain medications like calcium channel blockers or anticholinergics can worsen the disease. When the lower esophageal sphincter fails to close properly, acidic gastric contents flow back into the esophagus, leading to mucosal damage and inflammation. Repeated exposure to acid may cause complications such as ulceration एंड ब्लीडिंग। गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का मेन कॉज होता है रिलैक्सेशन एंड वीकनेस ऑफ द लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर। अब ये लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसोफेगस का जो निचला हिस्सा होता है, यहाँ पर एक स्पिंक्चर मौजूद होता है जो कि एक गेट की तरह काम करता है, और इसी स्पिंक्चर को हम लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर बोलते हैं। और ये लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर ओपन
एंड क्लोज होते रहता है। जब कोई भी खाना हमारे ईसोफेगस के अंदर मौजूद होता है, तो उस खाने की वजह से ये लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर जो कि एक गेट की तरह काम करता है, ओपन हो जाता है और ओपन होने की वजह से खाना हमारे ईसोफेगस से स्टमक के अंदर चले जाता है और ये लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर वापस से क्लोज हो जाता है। लेकिन अगर इस लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से वीक हो जाए या फिर ये रिलैक्स रहने लगे, तो इसी के वजह से ये लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर ओपन होना चालू हो जाता है। जब ये ओपन होगा तो जो भी खाना या जो भी एसिडिक फूड हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है, वो एसिडिक फूड वापस से हमारे ईसोफेगस के अंदर जाना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो ईसोफेगस का म्यूकोजल लाइनिंग होता है, वो म्यूकोजल लाइनिंग भी धीरे धीरे डैमेज होना चालू हो जाता है और इसी के वजह से पेशेंट के ईसोफेगस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि सूजन हो जाता है। और यही सब चेंजेस की वजह से पेशेंट को गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर कोई पेशेंट ओबेस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मोटा है, या फिर किसी फीमेल पेशेंट को प्रेगनेंसी है, या फिर कोई पेशेंट स्मोकिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहा है, अल्कोहल का इंटेक काफ़ी ज़्यादा है, या फिर स्पाइसी एंड फैटी फूड का कंजम्पशन कोई इंसान ज़्यादा कर रहा है, तो इन सब वजह से भी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो जाता है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे मेडिसिन्स भी होते हैं जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड एंटीकोलिनर्जिक्स। ये ऐसे मेडिसिन्स होते हैं जो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को और ज़्यादा वर्स, यानी कि और ज़्यादा बेकार कर सकते हैं। अगर गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को समय पर ठीक नहीं किया गया, तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पर हमारे बॉडी के अंदर अल्सरेशन या फिर ब्लीडिंग जैसे कंडीशन भी चालू हो सकते हैं। सो ये तो था इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि इस डिजीज का मेन साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज इंक्लूड हार्टबर्न, presence of sour or bitter tasting fluid in mouth, difficulty swallowing, and chest pain. Other symptoms may include chronic cough, hoarseness of voice, sore throat, and nausea. Severe or untreated gastroesophageal reflux disease may lead to esophageal ulcers. गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का मेन सिम्टम होता है हार्टबर्न। जिन पेशेंट को गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, ऐसे पेशेंट को हार्टबर्न काफ़ी फ्रीक्वेंट होना चालू हो जाता है, यानी कि पेशेंट के चेस्ट के अंदर बर्निंग सेंसेशन जैसा फील होना चालू हो जाता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को माउथ के अंदर कड़वापन या फिर खट्टापन जैसे कंडीशन भी चालू हो जाते हैं। पेशेंट को खाना निगलने में या फिर खाने को स्वॉलो करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़ते हैं, जिसको हम डिस्फेजिया नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ पेशेंट को चेस्ट में पेन होने लगता है, पेशेंट को कफ होना चालू हो जाता है, पेशेंट का जो वॉइस है वो काफ़ी भारी होने लगता है, पेशेंट को थ्रोट में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग भी होना स्टार्ट हो जाता है। अगर गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को ट्रीट नहीं किया गया, तो आगे चलकर पेशेंट को ईसोफेगल अल्सर्स भी हो सकते हैं, यानी कि पेशेंट के जो ईसोफेगस है उसके अंदर अल्सर्स होना चालू हो जाते हैं। सो ये तो था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को बिना किसी मेडिसिन के किस तरीके से ठीक किया जाता है, मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। अवॉइड स्पाइसी, फैटी एंड एसिडिक फूड। जिन पेशेंट को गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, ऐसे पेशेंट को स्पाइसी फूड, फैटी फूड एंड एसिडिक फूड को नहीं कंज्यूम करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब खाना पेशेंट का जो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है उसको और ज़्यादा बेकार कर सकते हैं। ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स इंस्टेड ऑफ लार्ज वंस। जिन पेशेंट को गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है,
ऐसे पेशेंट को स्मॉल अमाउंट में खाने को कंज्यूम करना चाहिए। अगर ऐसे पेशेंट लार्ज अमाउंट में खाने को कंज्यूम करने लगते हैं, तो पेशेंट के स्टमक के अंदर भी खाने का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो खाना पेशेंट के ईसोफेगस की तरफ फ्लो होना चालू होगा एंड पेशेंट को हार्टबर्न एंड इरिटेशन जैसे सिम्टम्स वापस से होना चालू हो जाते हैं। अवॉइड लेइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। जिन पेशेंट को गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, ऐसे पेशेंट को खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए। अगर ऐसे पेशेंट खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, तो पेशेंट के स्टमक के अंदर जो भी खाना मौजूद है, वो खाना पेशेंट के ईसोफेगस के तरफ फ्लो होना चालू हो जाता है और पेशेंट को हार्ट बर्न एंड इरिटेशन जैसे कंडीशन फिर से होना चालू हो जाते हैं। अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड कैफीन। जिन पेशेंट को गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, ऐसे पेशेंट को स्मोकिंग, अल्कोहल एंड कैफीन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों चीज पेशेंट के गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को और ज्यादा बेकार कर सकते हैं। मेंटेन अ हेल्थी बॉडी वेट एंड मैनेज स्ट्रेस। जिन पेशेंट को गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, ऐसे पेशेंट को अपना बॉडी वेट मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट का बॉडी वेट काफी ज्यादा हुआ, तो ऐसे टाइम पर भी पेशेंट को गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज और ज़्यादा बेकार हो सकता है। इसी के साथ साथ पेशेंट को अपना स्ट्रेस भी मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी पेशेंट का जो गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, ये और ज़्यादा बेकार हो सकता है। वेयर लूज फिटिंग क्लोथ्स टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द एब्डोमेन। जिन पेशेंट को गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, ऐसे पेशेंट को लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट ने ज़्यादा टाइट कपड़े पहने, तो पेशेंट के एब्डोमेन पे प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो भी खाना पेशेंट के स्टमक के अंदर मौजूद है, वो खाना एसोफेगस के तरफ जाएगा एंड पेशेंट को वापस से हार्ट बर्न जैसे कंडीशन या फिर इरिटेशन जैसे कंडीशन होना चालू हो जाते हैं। सो ये तो था नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि मेडिसिन का यूज करके गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला ड्रग है एंटासिड्स। इसके एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये ड्रग हमारे स्टमक के अंदर एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं एंड इसकी वजह से पेशेंट का जो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, वो भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। दूसरा है एच टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसके एग्जाम्पल है रेनिटिडिन एंड फेमोटिडिन। ये ड्रग हमारे स्टमक के अंदर हिस्टामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, और जब हिस्टामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक होगा, तो हमारे स्टमक के अंदर एसिड का सिक्रेशन भी रिड्यूस होगा, और जब एसिड का सिक्रेशन स्टमक के अंदर रिड्यूस होता है, तो हमारे स्टमक के अंदर भी एसिड का अमाउंट धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का जो गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज है, उसके सिम्टम्स भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाते हैं। इसके बाद है प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स। इसके एग्जाम्पल है ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड इस्मोप्राजोल। ये ड्रग हमारे स्टमक के अंदर एसिड सिक्रीशन को इनिबिट करते हैं और एसोफेगस को हील करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। इसके बाद है प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। इसके एग्जाम्पल है मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन। ये ड्रग भी काफी इंपॉर्टेंट ड्रग होते हैं, और ये ड्रग हमारा जो ईसोफेगस का लोअर ईसोफेगल स्पिंक्चर होता है, इसके टोन को इंक्रीज करते हैं, जिसके वजह से गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। लास्ट है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट्स। इसके एग्जाम्पल है सुकराल्फेट। ये ड्रग हमारे एसोफेगल का जो म्यूकोजा लेयर होता है, इस म्यूकोजा लेयर के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव कोटिंग का लेयर बना देता है, जिसकी वजह से हमारा एसोफेगस किसी भी टाइप के एसिड या फिर किसी भी टाइप के डैमेज से बचता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज भी धीरे धीरे ठीक होना चालू हो जाता है। सो ये तो था फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स